इकाई 2.4 रीतिकाल। अब रीतिकाल में हमने रीतिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य कर रहे थे, सामान्य परिचय का प्रमुख तथ्य कर लिए हमने इसके अंदर। अब है रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण। रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण, रीतिकाल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो रीतिकालीन काव्य को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है रीतिबद्ध काव्य, दूसरा रीति सिद्ध काव्य, तीसरा रीति मुक्त काव्य और चौथा है रीति इत्तर काव्य। और जो चौथा है रीति इत्तर काव्य, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वीर काव्य, नीति काव्य और भक्ति काव्य। तो ये चार्ट से पता चल जाता है पूरा रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण हो जाता है। तो रीतिकालीन काव्य जो है 4 प्रकार का है, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति इत्तर काव्य। और अब रीति इत्तर काव्य जो वो 3 तरीके का है, वीर काव्य, नीति काव्य और भक्ति काव्य। अब इसके आगे है लक्षण ग्रंथ एवं लक्ष्य ग्रंथ। लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ क्या है? वे ग्रंथ जिसमें रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण बताए जाते हैं। काव्यांग मतलब काव्य के जो पार्ट होते हैं। वे ग्रंथ जिसमें रस, छंद, अलंकार, ये क्या है? काव्य के पार्ट होते हैं, काव्य के अंग होते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर के अंग होते हैं ना, हाथ, पैर, सिर, मुंह वगैरह, ऐसे ही काव्य के भी अंग होते हैं, रस, छंद, अलंकार, इनके लक्षण बताए जाते हैं। जिन ग्रंथों में इनके लक्षण बताए जाते हैं वो लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। लक्षण ग्रंथ का उद्देश्य काव्य की शिक्षा देना होता है कि मनुष्य व्यक्ति को काव्य की शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए, उसमें लक्षण ग्रंथ का प्रयोग होता है। और लक्ष्य ग्रंथ क्या होते हैं? लक्ष्य ग्रंथ वे होते हैं जो काव्य लक्षणों या काव्य सिद्धांतों के अनुसार लिखे जाते हैं। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो लिखा गया वो ग्रंथ कहलाता है। तो लक्ष्य ग्रंथ कौन से होते हैं? जो काव्य लक्षणों या काव्य सिद्धांतों के अनुसार लिखे जाते हैं वो लक्ष्य ग्रंथ होते हैं। लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं? जिसमें काव्यांगों जैसे रस, छंद, अलंकार, इनके लक्षण बताए जाते हैं, वो लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हो गया। फिर है रीतिकालीन काव्य के विभाजन संबंधित विवाद। अभी हमने विभाजन किया रीतिकालीन काव्य का, उसमें कुछ विवाद है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि आचार्य को रीतिबद्ध तथा लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले कवि को रीति सिद्ध कहा है। मतलब जो लक्षण ग्रंथ लिखते हैं वो कवि रीतिबद्ध कवि हैं और जो लक्ष्य ग्रंथ लिखते हैं वो कवि रीति सिद्ध कवि हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को रीतिकार या आचार्य कवि कहा है। जो लक्षण ग्रंथ लिखते हैं वो रीतिकार हो सकते हैं या आचार्य हो सकते हैं, क्योंकि वो शिक्षा देने के हेतु लिख रहे हैं, तो वो आचार्य कहा जा सकता है उन्हें। उनकी दृष्टि में रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्हें रीति ग्रंथों की रचना। डॉक्टर नगेंद्र ने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को रीतिकार या आचार्य कवि कहा है। उनकी दृष्टि में रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना ना करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुरूप काव्य रचना की है। इस प्रकार जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिन कवियों को रीति सिद्ध माना है उनमें कौन कौन है? मतलब जिनको उन्होंने रीति सिद्ध कवि माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने उन्हें रीतिबद्ध कवि माना है। रीति काल के अध्ययन में समानता आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के विभाजन का ही अनुसरण किया जाता है। तो रीति काल का अध्ययन जब हम करते हैं तो जो वर्गीकरण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है उसी के विभाजन का हम अनुसरण करते हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है कि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले जो कवि हैं वो आचार्य हैं और रीतिबद्ध तथा लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले कवियों को रीति सिद्ध उन्होंने माना है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनका वर्गीकरण आगे करते हैं। तो पहला था हमारा 4 पार्ट थे, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति इत्तर कवि। तो सबसे पहले कौन से? रीतिबद्ध काव्य। सबसे पहले रीतिबद्ध काव्य के बारे में पढ़ेंगे। रीतिबद्ध काव्य क्या होता है? यह काव्य धारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। मतलब जो राजा और सामंत बड़े लोग हुआ करते थे उनको लक्षण ग्रंथों की शिक्षा देने के लिए, शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे थे। ये पहले संस्कृत के ग्रंथ से लक्षण या सिद्धांत का अनुवाद ब्रज भाषा में प्रस्तुत करते थे। मतलब संस्कृत में पहले से ही जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनका अनुवाद करते थे, उनको ब्रज भाषा में ट्रांसलेट करते थे ताकि उनकी वो समझ में आए, और फिर उस सिद्धांत या लक्षण के उदाहरण के रूप में कविता भी लिखते थे। संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य के मूल स्रोत हैं। मतलब रीति काव्य का मूल स्रोत कहाँ है? मतलब वो रीति काव्य निकला कहाँ से है? तो संस्कृत के जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं उन्हीं से रीति काव्य आया है, उन्हीं का ट्रांसलेशन है ये। इसी काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहते हैं। केशवदास, पद्माकर, चिंतामणि, देव, भिखारीदास, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, सैयद गुलाम नबी, उनको रसलीन भी कहते हैं, सैयद गुलाम नबी को रसलीन कहा जाता है, ग्वाल, दूल्ह, सोमनाथ, सूरती मिश्र, याकूब खां, प्रताप शाही आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के ये प्रमुख कवियों के नाम थे। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में उल्लेखित रीतिबद्ध कवियों का विभाजन निम्नलिखित है। पहले हैं केशवदास।
केशवदास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, भागीरथ मिश्र ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। मतलब ये 3-4 राइटर हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त और भागीरथ मिश्र, मानते हैं कि जो केशवदास हैं वो रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, वो रीतिकाल को स्टार्ट करने वाले पहले व्यक्ति हैं। रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था कि अब रीतिकाल से पहले भक्ति काल आया था, तो स्टार्टिंग कहीं से भक्ति काल से ही उस रीतिकाल की स्टार्टिंग हो गई थी, ऐसा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। केशव ने भामह, उद्भट और दंडी का अनुसरण किया। मतलब जो केशव थे, केशवदास जो थे, उन्होंने भामह, उद्भट, दंडी दूसरे रचनाकार थे, उनको फॉलो किया। ये अलंकारवादी आचार्य थे, ये अलंकारों को ज्यादा इस्तेमाल करते थे, उनका आचार्य भी कहा जा सकता है इन्हें। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। मतलब उनको शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी? निम्बार्क संप्रदाय से। तो क्वेश्चन बन सकता है केशव कौन से संप्रदाय से दीक्षित थे? केशव जो थे वो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। मतलब केशवदास का उपनाम, सरनेम, उनका सरनेम क्या था? वेदांती मिश्र। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य केशवदास है। तो सबसे पहले जो सर्वांग निरूपक, सबसे बड़े निरूपक जिनको कहा जाता है वो आचार्य केशवदास ही हैं। कवि प्रिया की रचना इंद्रजीत की प्रेमिका गणिका परवीन राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। अब उन्होंने कवि प्रिया की रचना क्यों की थी? इंद्रजीत, जो राजा इंद्रजीत थे, उनकी प्रेमिका थी गणिका प्रवीण राय, उनकी प्रेमिका का नाम था गणिका प्रवीण राय। उसको शिक्षा देने के लिए इन्होंने कवि प्रिया की रचना की थी। किसने? केशवदास ने की थी। कवि प्रिया की रचना केशवदास ने की है। काव्य शास्त्र की दृष्टि से केशवदास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक्सिक और छंदमाला प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें नक्सिक मतलब क्या होता है? रूप सौंदर्य का वर्णन, और उसमें छंदों का इस्तेमाल किया गया, इसलिए छंदमाला। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। कहते काव्य का प्राण ही अलंकार है, अगर अलंकार ना हो तो काव्य को मृत समझा जाएगा। ठीक है, तो ये थे केशवदास के बारे में बातें कही गई हैं। फिर आते चिंतामणि त्रिपाठी रसवादी आचार्य माने जाते हैं। चिंतामणि का पूरा नाम है चिंतामणि त्रिपाठी। ये रसवादी आचार्य माने जाते थे। लक्षण निरूपण में चिंतामणि द्वारा प्राय मम्मट का अनुसरण किया है। इन्होंने किसको फॉलो किया? मम्मट को। चिंतामणि त्रिपाठी ने मम्मट को फॉलो किया है। इन्होंने अलंकारों का प्रयोग रसोत्कर्ष के लिए किया था। अलंकारों का प्रयोग क्यों? ताकि उसमें काव्य के अंदर रस उत्पन्न किया जा सके। रस को उत्पन्न करने के लिए, काव्य के अंदर रस उत्पन्न करने के लिए इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया तथा अपने काव्य में कवित और सवैया छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इनके काव्य में सबसे ज्यादा कौन कौन से छंद मिलते हैं? सवैया छंद और कवित छंद सबसे ज्यादा इनमें मिलेंगे। चिंतामणि रीति को काव्य का स्वभाव मानते हैं। रीति क्या है? काव्य का स्वभाव है, बिना रीति के काव्य नहीं हो सकता। लिखते हैं, वर्णो रीति स्वभाव जो वृत्ति सी मित्र। अब जो कविता का स्वभाव ही है, रीति जो है कविता का ही स्वभाव है, जैसे हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्वभाव होता है। ये तिंकुआपुर जिला कानपुर में कोई गांव होगा, तिंकुआपुर के रहने वाले और 4 भाई थे। चिंतामणि के और भी 3 भाई थे, उनको मिलाकर 4 भाई थे ये। अब कौन कौन थे वो? चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। ये 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। और ये चारों कवि थे, जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए हैं। मतलब हमने चिंतामणि, भूषण और मतीराम के बारे में तो पहले बहुत ज्यादा पढ़ा है। जटाशंकर का नाम नहीं पढ़ा, लेकिन वो भी कवि ही थे। जैसा रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में वो कहा है। फिर आते हैं चिंतामणि के बाद मतीराम इन्हीं के भाई। ठीक है, फूल मंजरी को मतीराम का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो मतीराम का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? फूल मंजरी को। किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को इनका प्रथम कवि ग्रंथ स्वीकार किया है। वैसे तो मतीराम का पहला ग्रंथ जो है फूल मंजरी माना जाता है, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि इनका जो पहला ग्रंथ है वो रसराज है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मतीराम कृत छंदसार नामक ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। तो मतलब इन मतीराम ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है छंदसार, और वो किसके लिए लिखा था? महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा था। इसी पिंगल ग्रंथ को वृत्त कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो छंदसार ग्रंथ है ये पिंगल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, और इसका दूसरा नाम है वृत्त कौमुदी। इसको वृत्त कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं भूषण भी मतीराम, तीनों भाइयों के बारे में बता दिया। चिंतामणि, मतीराम और भूषण, ये तीनों ही भाई थे। भूषण का मूल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। अब इनका असली नाम क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। भूषण का मूल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनश्याम तथा गणपति चंद्रगुप्त ने पतिराम और मनीराम बताया है। गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं इनका जो नाम है वो पतिराम या मनीराम है। सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। अब सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी।
तो इनका असली नाम जो तो था वो था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और इनको कवि भूषण की उपाधि किसने दी? सोलंकी राजा रुद्र ने। रीतिकालीन कवियों में राष्ट्रीय स्वर के कवि माने जाते हैं, मतलब जो भूषण थे वो रीतिकालीन कवियों में वो देश के बारे में लिखा जाते, देश की आवाज उठाते थे, तो राष्ट्रीय स्वर के कवि इनको माना जाता था। भूषण द्वारा प्रयुक्त भाषा का स्वरूप सामान्य ब्रज भाषा का है, तो इनकी भाषा जो है सामान्य ब्रज भाषा ही है। उसमें संयुक्त वर्णों की बहुलता है। संयुक्त वर्ण मतलब जो एक से अधिक वर्णों से बनते हैं उनको संयुक्त वर्ण कहते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ। अब ट में ट प्लस अ होता है, आ का भी साउंड आ रहा है, तो इसलिए इनको मिश्रित संयुक्त वर्ण कहा जाता है। तो इसमें ज्यादा इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। ट, ठ, ड, ढ वर्णों से युक्त होने के साथ साथ उनमें द्वित वर्णों की भी प्रधानता है। यद्यपि तत्सम शब्द भी मिलते हैं, लेकिन तद्भव शब्दों की प्रमुखता है। इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा, उसके अंदर तत्सम से अधिक तद्भव शब्द मिलेंगे। उनकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों की प्रचुरता है तथा कुछ शब्द मराठी भाषा से भी मिलते हैं। भूषण ने अपनी रचनाओं में विविध छंदों का प्रयोग किया है। उनका अधिकांश काव्य कवित छंद में रचित। आश्रयदाता महाराज छत्रसाल द्वारा एक बार भूषण की पालकी में कंधा लगाने पर भूषण ने गदगद होकर लिखा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। मतलब इनके आश्रयदाता, उस समय इनके जो महाराज थे उनका नाम था महाराज छत्रसाल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार इनकी पलकी में कंधा लगा, तो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, खुश हुए कि महाराज होकर उन्होंने उनकी पालकी उठाई। तो उन्होंने उनके लिए लिखा, क्या लिखा? शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। कहता मैं शिवा मतलब शिव की प्रशंसा करूं या महाराज छत्रसाल की प्रशंसा करूं, तो वो तो मेरे लिए भगवान के समान हो गए। तो ऐसा उन्होंने लिखा। भूषण ने अपने काव्य में भाविक छवि नामक नया अलंकार लाने का प्रयास किया है। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। मतलब भूषण ने जिन लोगों के बारे में लिखा, शिवाजी और छत्रसाल के बारे में लिखा, वो रियल में असली वीर थे, तो उनकी प्रशंसा करना कोई झूठी प्रशंसा नहीं कही जा सकती। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल ने ही इनके बारे में सब कहा है भूषण के बारे में। फिर आते हैं कुलपति मिश्र। यह रस ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। इसमें रस ध्वनि, इनको माना जाता है रस ध्वनिवादी आचार्य। इनकी युक्ति तरंगणी तथा नक्षिक ग्रंथ अप्राप्य है, मतलब मिले ही नहीं। युक्ति तरंगणी और नक्षिक जैसे ग्रंथ नहीं मिल सकते इनके जो हैं कुलपति मिश्र के। आचार्य के रूप में ये अधिक सफल माने गए। आचार्य मतलब ये गुरु कवि माने जा सकते, जो दूसरों को सिखाने के लायक थे। फिर है सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र वृत्त विचार छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सुखदेव मिश्र ने सबसे पहले कौन सा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है? वृत्त विचार। ये छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्हें राजा राज सिंह गौड़ द्वारा कविराज की उपाधि दी गई थी। अब सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि दी थी राजा राज सिंह गौड़ ने। राजा राज सिंह गौड़ ने सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि दी थी। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण किसी कवि ने नहीं किया है। देव, देव का पूरा नाम देवदत्त है। कविवर देव की ख्याति आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में, वो गुरु भी हैं और कवि भी हैं। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित हुए। कहाँ पर दीक्षित हुए? हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में ये दीक्षित हुए, वहां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिव सिंह सेंगर ने देव को कुल 72 ग्रंथ माने हैं। शिव सिंह सेंगर का मानना है कि देव के 72 ग्रंथ है, 72 ग्रंथ है, किंतु डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आज केवल 15 ग्रंथ ही प्राप्त है। मतलब इन्होंने 72 ग्रंथों की रचनाएं की, जिसमें से केवल 15 ही मिलते हैं। कविवर देव के काव्यांग विवेचन एवं वर्गीकरण में मौलिकता दिखाई पड़ती है। इन्होंने नवीन छंदों की रचना की है, तात्पर्य वृत्ति की विशेष चर्चा की है तथा संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। कवि देव ने संचारी भावों की जो संख्या है वो 34 है। इनके अनुसार 34वां संचारी भाव छल है। 34 संचारी भाव जो है वो छल है। संचारी भाव क्या होते हैं? ऐसे भाव जिससे कम्युनिकेट किया जाता है। तो सबसे अंतिम जो संचारी भाव है वो है छल। कवि देव रीति को काव्य का द्वार मानते हैं। कवि कहते हैं रीति जो है, देव कवि जो कहते हैं रीति जो है काव्य का द्वार है, दरवाजा, वहां से ही कवि अंदर आ सकती है, मतलब उसी से हम रचना कर सकते हैं। इन्होंने लिखा, ताते पहले बरनिए काव्य द्वार रस नीति। अब जब अगर घर का दरवाजा ही नहीं होगा तो उसके अंदर प्रवेश कैसे करेंगे? तो रीति जो है काव्य का द्वार है, दरवाजा, वहीं से हम काव्य के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। देव के सुख सागर तरंग का संपादन बाल दत्त मिश्र ने सन 1897 में किया था। तो देव के सुख सागर तरंग मतलब इनकी रचनाएं हैं, उसका संपादन किया था बाल दत्त मिश्र ने। ये मिश्र बंधुओं के पिता थे। बाल दत्त मिश्र जो थे वो मिश्र बंधुओं के पिता थे। उन्होंने देव के सुख सागर तरंग का संपादन जो है 1897 ईस्वी में किया था।
शब्द रसायन में त्रिविध शब्द शक्तियों को के साथ तात्पर्य वृत्ति का भी वर्णन है। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। मतलब सुख सागर तरंग जो है उसमें नायिका भेद का विश्वकोश है। मतलब पूरे समाज संसार में जितने भी नायिका के लिए कि नायिका के बारे में जो भी लिखा, नायिका भेद के बारे में जो भी लिखा जा सकता है वो सब सुख सागर तरंग में मिल सकता है। देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है। मतलब उनकी जो ध्वनि में संवेदनशीलता है वो किसी और में नहीं मिलेगी। आचार्य शुक्ल द्वारा वर्णित देव की अन्य रचनाएं निम्नलिखित है। आचार्य शुक्ल के अकॉर्डिंग की देव की और दूसरी रचनाएं कौन कौन सी हैं? वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्षिक और प्रेम दर्शन, ये सारी रचनाएं देव की है। ये किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। अलंकार निरूपण में कवि देव ने केशव का अनुसरण किया है। अब अलंकार निरूपण के लिए उन्होंने किसको फॉलो किया? केशव को, क्योंकि केशव भी अलंकार को प्राण मानते थे, काव्य का प्राण मानते थे, तो उन्होंने उन्हीं को ही फॉलो किया है। नायिका भेद की रचना करने वाले कवियों में देव का ऊंचा स्थान है। जहां नायिका भेद की रचना होती है वहां सबसे ऊपर कौन माने जाते हैं? देव। ठीक है, देव का पूरा नाम तो देवदत्त था। फिर है भिखारी दास। भिखारी दास कृत छंद्राणम पिंगल हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन वाला ग्रंथ है। मतलब भिखारी दास का एक ग्रंथ है छंदार्णम पिंगल, ये हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन वाला ग्रंथ है। इसमें 15 तरंगों में वार्णिक और मात्रिक छंदों का वर्णन किया गया है। भिखारी दास ने सर्वप्रथम तुक को काव्यांग के रूप में ग्रहण करके विचार किया। तुक मतलब जहाँ पर कोई भी वर्ड लास्ट में आता है उसको तुक तुक कहते हैं, तुक से तुक मिलाना कहते हैं। तो वो मानते हैं कि काव्य का सबसे पहले इंपॉर्टेंट अंग क्या है? तुक, तुक मिलना चाहिए। हिंदी काव्य परंपरा में सर्वप्रथम भिखारी दास ने ही भाषा, छंद एवं तुक आदि पर रचनाएं लिखी थी। फिर आते तोषनिधि, ये रसवादी आचार्य हैं, इन्होंने रस वाली रचनाएं की। तोष जी एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं उलझन नहीं है। मतलब वो भावों को इतने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते थे, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं करते थे कि कहीं व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अतियुक्ति की है। फिर आते हैं रसलीन। इनका पूरा नाम था सैयद गुलाम नबी, मतलब रियल नेम तो था सैयद गुलाम नबी और उसको हम रसलीन के नाम से जानते हैं। इनके गुरु मीर तुफैल अहमद थे। रसलीन के जो गुरु थे वो थे मीर तुफैल अहमद। ये कवि होने के साथ साथ अच्छे संगीतज्ञ और सुयोग्य सैनिक भी थे। मतलब ये म्यूजिशियन भी थे और साथ साथ एक सैनिक भी थे। यह रसवादी आचार्य कवि थे। इन्होंने रसवादी रचनाओं का ज्ञान लोगों को दिया। दोहा छंद पर इनका अद्भुत अधिकार था। ये सबसे ज्यादा दोहों का इस्तेमाल किया करते थे अपनी रचनाओं के अंदर। फिर आते पद्माकर। कवि आचार्य पद्माकर ने श्रृंगार, भक्ति एवं वीर रस के काव्य का सृजन किया है। उनके अलग अलग टाइप के काव्य लिखे हैं इन्होंने। पद्माकर को जयपुर नरेश प्रताप सिंह द्वारा कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। अब पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली थी, वो उपाधि दी थी जयपुर के राजा प्रताप सिंह ने। जयपुर के राजा प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। सरदार अदा के आग्रह पर इन्होंने हितोपदेश का अनुवाद किया। हितोपदेश एक ग्रंथ है जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया। किसके कहने पर? सरदार अदा के कहने पर। पद्माकर ने अपने काव्य में होली एवं अन्य त्योहारों का वर्णन रस विभोर होकर किया है। मतलब वो त्योहारों का वर्णन करते तो पूरे रस में डूब जाते हैं, उसको उसमें पूरी तरह डूब कर उन्होंने इनका वर्णन किया है। अब इसमें अन्य तथ्य क्या है? ग्वाल की रचनाओं में कवि की बजाय आचार्य पक्ष की प्रधानता है। सुखदेव मिश्र की कृति वृत्त विचार छंद शास्त्र की महत्वपूर्ण रचना है। माखन कवि ने हिंदी के सर्वप्रथम मदन मोहन, तरल गति, सदा गति सुबल, कुंभक, हरि मालिका प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया है। और पद्माकर ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है। अब इसके अंदर नेक्स्ट है प्रमुख रीतिबद्ध रचनाकार और उनकी रचनाएं। ये तो रचनाकारों के बारे में पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट रचनाकार थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसी में रीतिबद्ध जो रचनाकार है उनके नाम दे रखे हैं और उनकी रचनाएं दे रखी हैं, तो उसको पढ़ते हैं।